नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और आज मेरे साथ पीयूष बबेले जी मौजूद हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि नेहरू पर चारों दिशाओं से टारगेट किया जा रहा है उनको, तो उस दौर पर उन्होंने एक बेहतरीन पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नेहरू मिथक और सत्य, जो मिथकों को दूर करता है और सत्य को तलाश रहा है। तो मेरे साथ पीयूष बबेले जी हैं। तो पीयूष बबेले जी, स्वागत है आपका नेहरूवियन में। थैंक यू। दक्षिणपंथी पार्टियां ये हमेशा नेहरू पे आरोप लगाती है आर्टिकल 370 पे लेके। एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा मिथक इस बुक से दूर हो रहा है कि आर्टिकल 370 के असली रचनाकार सरदार पटेल थे। इस पे आप कुछ बताइए। इसमें बहुत असल में हमने सरल चीजों को कठिन बना दिया है। भारत जब आजाद हुआ और देसी राज्यों का उसमें विलय होना था, तो पहला फॉर्मूला ही आया कि वो 3 चीजों के आधार में भारतीय संघ में विलय हो। उसकी विदेश नीति, उसकी कम्युनिकेशन और ये अपना फाइनेंस। 3 चीजें। डिफेंस में आप विदेश में समझ सकते हो, मतलब सेना में ना सेंटर के पास रहेगी। 3 विषयों पे किसी भी भारतीय राज्य को, किसी भी भारतीय राजा को भारतीय संघ में विलय होना था। यही धारा 370 आज भी है। बाकियों ने विलय किया, कश्मीर भी इसी हिसाब से विलय हुआ, लेकिन बाकी राज्य चूंकि वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी ऑटोनॉमी धीरे धीरे करके भारतीय संघ को दे दी। ये लंबी प्रक्रिया है। अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी अगर प्रिवी पर्स खत्म कर रही हैं, जमींदारी उन्मूलन बाद में हो रहा है, अन्य चीजें हो रही, तो इसमें 10, 20, 30 साल तक ये प्रक्रिया चलती रही कि हम राजाओं के हक छीनते गए। लेकिन चूंकि कश्मीर को हमें, जो कि हमने आपको पहले बताया कि सारे फैक्टर्स उसे ले जा रहे थे पाकिस्तान के पास और उसे हम लेके आए भारत के पास, तो उसमें हमने उसको भी कुछ स्पेशल छूटें दी हैं। उसे हमने मोहलत दी कि आप जब आपको अच्छा लगे, जब आप सहज महसूस करें, तो बाकी चीजों में हमारे साथ विलय कर लें। और इस चीज के लिए हमने धारा 370 भारत ने बनाई। धारा 370 की मजेदार बात यह है कि जिस दिन धारा 370 बनाई गई, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में थे और संविधान सभा में इसमें बहस हो रही थी। कोई कांग्रेस के लोग भी कई इसके खिलाफ थे। तो सरदार पटेल ने लगभग बिना बहस के इस धारा को शांतिपूर्ण तरीके से वहां पास कराया। जब नेहरू जी आए तो उन्होंने सूचित किया कि ये मिशन पूरा हो गया है, ये काम आगे बढ़ गया। उसके बाद और कई चीजें हुई। तो 370 कश्मीर को हमसे काटती नहीं है, कश्मीर को हमसे जोड़ती है। इसलिए हमें 370 को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। वो हमारे संविधान की एक अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। और जिन्हें खराब लगती है तो वो उसका दोष नेहरू और पटेल दोनों को दे सकते हैं, भले ही नेहरू जी अमेरिका में रहे हो। और जिन्हें अच्छी लगती है तो वो सारे देश को उसका श्रेय दे सकते हैं, पटेल को भी दे सकते हैं। नेहरू पटेल को लेकर बहुत विवाद है। एक तरफ नेहरू और पटेल के बीच में एक झगड़ा लगाने का कोशिश है। आपकी पुस्तक में एक चैप्टर है असहमति पर सहमति। असहमति पर सहमति, तो इस पर आप कैसे? जो अभी आपने कहा कि असहमति पर सहमत, ये टाइटल इस किताब का है, लेकिन ये वाक्य स्वयं सरदार पटेल और स्वयं नेहरू के हैं। दोनों ने लिखा कि हमने देश के लिए 30 साल मिलकर काम किया है और हमें आगे भी काम करना है, और कई मुद्दों पे हम बहुत स्पष्ट रूप से असहमत हैं। लेकिन उन असहमतियों का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अलग हो जाएं, क्योंकि मुल्क को इस समय हमारी जरूरत है, हमारी एकता की जरूरत है, तो हमें साथ मिलकर काम करना है। पहले बताता हूं कि असहमति कहां थी। असहमति का बुनियादी कारण जो पटेल भी स्वीकार करते हैं और नेहरू भी स्वीकार करते हैं, और दोनों लिख के एक तरह से गांधी जी को भेजते भी हैं, अन्य जगह भी उन्होंने दर्ज कराया है। पहला है सांप्रदायिकता को लेकर। भारत का जब विभाजन होता है, उसके बाद सरदार पटेल ये पूछते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी अब तक ये कह रही थी कि हमें पाकिस्तान जाना है, लेकिन अब वह भारत में उसका बड़ा हिस्सा रह गया है, तो हम कैसे मान लें कि ये मुसलमान जो भारत में रह गए हैं, रातों रात पाकिस्तान की भक्ति इनके मन से खत्म हो गई है, पाकिस्तान का प्यार खत्म हो गया है, और ये सब भारतीय हो गए हैं, राष्ट्रवादी हो गए हैं। उस समय जो लोग भारत की तरफदारी करते थे मुसलमान, उन राष्ट्रवादी मुसलमान कहलाते थे। तो ये कैसे राष्ट्रवादी हो गए हैं? तो इन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ, इनकी हमारे साथ जुड़ाव हो गया है, भारत को अपना देश मानते हैं। दूसरी तरफ नेहरू जी का और महात्मा गांधी का, दोनों का ये कहना था, और ये एक इंटरनेशनल स्वीकृत प्रैक्टिस है। कहीं भी आप पढ़ेंगे विद्वानों के बीच में तो यही बात आती है बड़ी डिप्लोमेसी में, कि माइनॉरिटी को सुरक्षा का एहसास कराना मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है। तो नेहरू और गांधी ये कह रहे थे कि अगर कोई मुसलमान नहीं भी मानता है तो इसे भारत को अपना मुल्क मनवाने का काम, उसे महसूस कराने का काम मेजॉरिटी का है, हिंदुओं का है। हिंदू ऐसा आचरण करें कि सारे मुसलमान इसे अपना देश समझें और उसी पे बात
आगे बढ़ी। इसके अलावा आर्थिक विषयों पर भी थोड़ी भिन्नताएं थी, उनको लेके बहुत आज विवाद नहीं होता, लेकिन असल में यही दोनों के बीच सांप्रदायिक अंतर था। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि सहमत कैसे हो रहे हैं। गांधी जी जब उपवास पे बैठे हुए थे, आखिरी उपवास अपना कर रहे थे, और उस समय 12 जनवरी 13 जनवरी के आसपास की बात है, और उपवास शुरू होने वाला है, और बहुत विवाद, काफी कटु स्थितियां आ गई थी पटेल के बीच, और नेहरू भी वहीं बैठे हैं, मौलाना आजाद भी वहीं बैठे हैं, गांधी जी बैठे हैं। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में उसका पूरा वाकये का जिक्र किया है कि वो कटुता किस लेवल तक पहुंच गई थी, बहुत प्रेम और आदर होने के बावजूद। तो उसमें सरदार पटेल ने पत्र लिखा नेहरू जी को कि अब हम इनके साथ काम नहीं कर सकते ये हैं, तो हमें आप छुट्टी दे दीजिए और नेहरू संभालें। नेहरू बहुत योग्य है, उनका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, उनके हाथों में देश सुरक्षित है, और वो नेक्स्ट जनरेशन के हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, तो देश आप नेहरू जी को सौंप दीजिए। और इन्होंने ये पत्र गांधी जी को भेजा और उसकी कॉपी नेहरू जी को भेज दी। फिर पलटता हुआ पत्र नेहरू जी ने भी गांधी जी को लिखा और उन्होंने कहा कि नहीं, अब असहमतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अब आप पटेल के हाथों में देश सौंप दीजिए, या हम दोनों में से एक मंत्रिमंडल से हट जाए, और बेहतर होगा कि मैं ही हट जाऊं, मैं यही चाहूंगा, और यही पटेल भी कहेंगे कि वो हट जाएं, लेकिन अब आप हमारा मार्गदर्शन करिए। और दोनों इस पत्रों में ये भी लिखते हैं कि लेकिन हालात देश के ऐसे नहीं है कि हम लोग हट सकें, क्योंकि हमारे हटने से हमारी राष्ट्रीय एकता के काम को नुकसान पहुंच जाएगा। उसको लेके फिर बात हुई कि गांधी जी बुलाएंगे, दोनों की मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग कभी हो नहीं पाई। लेकिन जब गांधी जी की हत्या हुई है 30 जनवरी 1948 को, तो उनकी हत्या से ठीक पहले जो आखिरी आदमी उनसे मिलके गया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल करीब 1 घंटे गांधी जी के पास बैठे थे, और उस हत्या के बाद सरदार पटेल ने ही बताया कि महात्मा गांधी आखिरी में यही कह गए हैं कि कुछ भी हालत हो जाए तुम दोनों को अलग नहीं होना है, साथ रहना है। अभी मेरा विचार यही है, पहले मैं जरूर सोच रहा था कोई अलग हो जाए, लेकिन अभी हालात देश के ऐसे नहीं है कि तुम दोनों में से कोई अलग हो जाए। तो दोनों इस पर सहमत हुए। 2 फरवरी का वो पत्र के बारे में बताइए। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी की हत्या हो गई और बहुत ही देश में और पूरी दुनिया में एकदम सनाका छा गया। तो कई लोगों ने ऐसे इल्जाम लगा, चूंकि पटेल गृह मंत्री थे, तो कई लोगों ने कहा सुरक्षा में चूक हो गई है, और उसमें से लेफ्ट के एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि इसमें पटेल का हाथ है। और जेपी ने भी सरदार पटेल के बारे में काफी बने कि वो सुरक्षा में चूक गए या गांधी की हत्या में भी आया था शामिल है, इस तरह की बात जेपी ने भी कह दी, जयप्रकाश नारायण ने भी ये बात कही। ये बात जब सरदार पटेल को पता चली तो उन्होंने एक इस्तीफा अपना लिख के तैयार किया, और इस्तीफा लिख के जब उन्होंने तैयार किया और अपनी बेटी को सौंपा, और वो उसको फिर उन्होंने अपने निजी सचिव को दिया, बी शंकर साहब को, तो बी शंकर साहब ने कहा कि नहीं, इसे हम भेजते नहीं है, अभी देश को जरूरत है, आप ये मत करो, इससे आपके ऊपर इल्जाम और पुख्ता हो जाएंगे, आपने जब किया ही नहीं, आपका अंतःकरण साफ है, तो आप क्यों इसको मान रहे हैं। जब तक ये बातचीत वहां हो रही है पटेल और वी शंकर के बीच में, तब तक नेहरू का पत्र आ जाता है सरदार पटेल के पास। अभी सरदार पटेल को नहीं पता है कि नेहरू को नहीं पता है कि सरदार पटेल इस्तीफा लिख रहे हैं, लेकिन पत्र आता है, उसमें नेहरू लिखते हैं कि बापू ने कहा है कि हमें साथ रहना है, और हम 30 साल से साथ रहे हैं, हम असहमतियों के साथ रहे, हम एक दूसरे को जानते हैं, और मेरा पूरा सहयोग आपको है, जैसे आप कहोगे हम लोग मिलकर रहेंगे। उसके बाद पटेल ही पत्र लिखते हैं कि हम साथ रहेंगे। और पटेल की मृत्यु तक जब जब विवाद आते थे, तब दोनों नेता गांधी की उस सीख को, उस सबक को दोहराते थे कि बापू ने कहा था कि साथ रहना है, इसलिए हम साथ रहेंगे। और तो ऐसे सहमत थे वो लोग। पटेल ने कई बार नेहरू को फैसला सही माना, नेहरू को पीएम बनाने का, ये भी हम लोग देखते हैं। फैसला में पता नहीं, अब ये फैसले में चर्चा होने लगी है। असल में ये कोई, जैसे मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री बने, जबकि पार्टी के अध्यक्ष तो राजनाथ सिंह थे, लेकिन पूरे देश को पता था 2013 से कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। हो सकता है आज से 20, 30, 50 साल बाद कोई षड्यंत्र पैदा करे और फिर कहे कि नहीं ये बनने वाले थे और नहीं वो बनने वाले थे, ये बातें करे, लेकिन आज की जनता इस बात को जानती है। इसलिए आज के किसी अखबार में आज तक की डेट में सवाल नहीं छपा कि मोदी प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए। इसी तरह सन 15 अगस्त 1947 के 1 साल पहले के 1 साल बाद के सारे अखबार किसी भी विचारधारा के रहे हो, इंडिपेंडेंट रहे हो, इंटरनेशनल रहे हो, एक सवाल आपको नहीं मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर क्यों बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने तो 1929 का मैं तक मैं देख चुका हूं, और पहले से घोषणा कर रखी थी कि जवाहरलाल नेहरू ही मेरा उत्तराधिकारी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने घोषणा की कि जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना था, और वही बने। है 1929 में कि देश उनके हाथों में सुरक्षित है, लाहौर से जी 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 उन्होंने कहा। सरदार पटेल का एक स्टैच्यू बना 2018 में जी, और हम देखते हैं कि उनसे करीब 70 साल पहले
नेहरू जी ने उनके जीवन काल में एक स्टैच्यू बनाया था, 2 स्टैच्यू और एक वल्लभ विद्यालय, इसका भी जिक्र है इस बुक में। वो बड़ी अब तो जगह बहुत मशहूर हो गई दूसरे कारणों से। उस जगह का नाम गोधरा है। गोधरा में सरदार पटेल का संभवतः पहला ही स्टैच्यू रहा होगा। तो सरदार पटेल का स्टैच्यू बना और उसका उद्घाटन या विमोचन करने के, अनावरण करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां गए। और नेहरू जी ने ये कहा कि मैं तो नहीं पसंद करूंगा कि कोई बुत बने, ना पटेल का बने, ना मेरा बने और ना महात्मा गांधी का बनना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि महात्मा गांधी मुझसे कहते थे कि मेरे स्टैच्यू मत बनाना, क्योंकि स्टैच्यू बनाने से क्या होता है, लोग आपके प्रति सम्मान के प्रति इतिश्री कर लेते हैं और आपकी जो भावना है, जो आपका संदेश है, जो आपका विचार है, उससे पल्ला झाड़ देते हैं। आदमी मर जाता है, उसके विचार मर जाते हैं, उसकी फोटो जिंदा रह जाती है। ये गांधी नेहरू से कहते थे। नेहरू वही बात यहाँ कहना चाह रहे थे। दूसरी बात वो और कहते हैं कि स्टैच्यू खूबसूरत नहीं बनते हैं, इसलिए नहीं बनाए जाने चाहिए। लेकिन अंत में कहते हैं कि आपने बनाया तो आपको मुबारक हो, हमारे पास है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पीयूष जी। मैं आशा करता हूं कि रीडर और व्यूअर इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि असल में ये किताब इस तरह की किताब है जितने सवालात आपके दिमाग में अपने लोकतंत्र को लेके आते हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेके आते हों, सांप्रदायिकता, कश्मीर, राष्ट्रवाद, इन सबको लेके आते हों, वही सवाल मेरे जहन में आए थे, वर्षों तक आते रहे। जब वो मेरे दिमाग में एक जगह इकट्ठे हो गए तब 5-6 साल मैंने उन पर धीरे धीरे शोध किया और वो सवाल आपके मेरे सामूहिक सवाल हैं जिनको मैंने इस किताब में दर्ज कराने की कोशिश की है। तो अगर सवाल बचे हुए हैं तो आप इससे जवाब हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।